सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जोर का हम लोग रिमेनिंग पार्ट कुछ पढ़ेंगे। इससे भी जोर का जो चैप्टर होता है बहुत बड़ा चैप्टर है। धीरे धीरे करके सारे मैं कवर करूंगा, आपका बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। कल जैसे मैं पढ़ाया था ऐसे आज भी डिस्कस करेंगे बहुत सारे चीज। एक सबसे बड़ा जो कंसेप्ट मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो कि वर्षा शरद और बसंत ऋतु में होने वाला जो ज्वर वो साध्य होता है। क्यों साध्य मैं आपको ऑलरेडी बताया जा चुका हूँ। और ऐसे वर्षा ऋतु में होने वाला जो ज्वर वो क्यों असाध्य हो वो भी मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अब आज हम क्या करेंगे ना, ज्वर का और जो वेराइटी है वो वेराइटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है कि ज्वर का जो वेराइटी है उसमें से आज हम डिस्कशन करेंगे कि संतत ज्वर क्या होता है। आज हम डिस्कशन करेंगे संतत ज्वर क्या होता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि संतत ज्वर क्या होता है। ठीक है, ऐसा संतत, सतत, अनुदुष्क, तृतीय का, चतुर्थ का बहुत सारे ज्वर है। तो अब हम एक नंबर ड्रग का जो एक नंबर जो ज्वर का डिस्कशन करेंगे वो है संतत ज्वर। संतत ज्वर का संप्राप्ति क्या होता है। ठीक है भाई, तो ये संतत नाम से आपको क्या पता चल रहा है, ये संतत नाम से क्या पता चल रहा है, ये संतत सतत ये नाम से पता चल रहा है फीवर का पैटर्न, ज्वर का पैटर्न पता चलता है हमको। ठीक है, ये जो संतत होता है ये इससे हमको पता चलता है क्या ना, फीवर पैटर्न। इससे हमको पता चलता है फीवर पैटर्न। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमको पता चलता है फीवर पैटर्न। तो अब इसका संप्राप्ति हम लोग जानते हैं। संप्राप्ति क्या है, स्रोतो भी विश्रुता दोषा गुरवो रसवाहिवी। यानी मैं एक ही चीज आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना चौरक विमान के कॉन्टेक्स्ट में मैं ऑलरेडी श्रोतो विमान के कॉन्टेक्स्ट में मैं डिस्कशन किया हूं कि व्याधि कैसे होता है ना, व्याधि क्या होता है ना, व्याधि सदा सर्वदा व्याधि ऐसे होता है कि व्याधि कोष्ठ से शाखा में जब दोष जाता है तो व्याधि क्या होता है ना, आप लोग अहित आहार विहार सेवन कर लिए और अहित आहार विहार सेवन करने के बाद क्या होता है ना, वो अहित आहार विहार के कारण आमाशय में क्या होता है ना, वही अहित आहार विहार जब आमाशय तक सेवन करने से क्या होता है, आमाशय में ज्यादा तौर से क्या रहता है ना, आमाशय में रहता है पाचक पित्त। ठीक है, और रहता है क्या, क्लेदक कफ, और आमाशय में रहता है समान वायु। तो इतने सारे एंटिटी आमाशय में रहता है, पाचक पित्त, क्लेदक कफ और समान वायु, ये आमाशय में रहता है। तो जब हम अहित आहार विहार का सेवन करते हैं, जब हम अहित आहार विहार का सेवन कर लेते हैं, तो ये अहित आहार विहार का सेवन कर लेने के बाद क्या होता है ना, ये हमारे जो अग्नि होता है, ये जो अग्नि होता है आमाशय में जो होता है अपना पाचक पित्त, क्लेदक कफ और समान वायु के साथ आमाशय में जो होता है अपनी जठराग्नि, क्या होता है ना, जठराग्नि जो होता है, ये जो जठराग्नि होता है, ये इतने सारे एंटिटी होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 एंटिटी आमाशय में रहते हैं। और ये आमाशय में जब हम अहित आहार विहार सेवन कर लेते हैं, तो अहित आहार विहार सेवन कर लेने के बाद ही क्या होता है, अहित आहार विहार सेवन कर लेने के बाद क्या होता है ना, अपने अग्नि क्या होता है, वो अग्नि थोड़ा विषम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, अग्नि विषम हो जाता है। जब अग्नि विषम हो जाता है तो आहार से नॉर्मली हम लोगों का क्या बनता है, आहार रस बनता है, लेकिन आहार से आहार रस बनता है। ठीक है, लेकिन इधर जठराग्नि मंद हो जाने का, अहित आहार विहार के कारण जठराग्नि मंद हो जाता है। जठराग्नि मंद होने में हो जाने के बाद क्या होता है ना, जठराग्नि इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल अग्निज। तो इसमें पाचक पित्त हो गया, फिर क्लेदक कफ हो गया, फिर समान वायु, ये सारे चीज में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो जबकि नॉर्मल प्रोसीड्योर हम लोगों का होता है, आहार पाचन होने के बाद आहार रस बनता है, आहार रस से क्रमानुसार सारे धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे धातु बनते हैं। लेकिन इधर अहित आहार विहार सेवन करने के बाद जब जठराग्नि मंद हो जाता है तो आहार रस बनने के रस के बदले में क्या बन जाता है, इधर आम बन जाता है। क्या बन जाता है, आम बन जाता है। जब ये आम बन जाता है तो वही आम क्या करता है ना, पूरे शरीर में जाके, यानी कोष्ठ से, ये हो गया अपना आमाशय, ये कोष्ठ से जाके जितने जितने धातुओं के स्रोतों में जाके घुस जाता है, सब जगह घुस जाता है। तो जब घुस जाता है तो वो वहाँ का डिजीज वो क्रिएट करता है। ऐसा है कुछ डिजीज ये ज्वर में होता है। ज्वर में क्या होता है ना, आप अहित आहार विहार सेवन करने के बाद आम का उत्पत्ति, मंदाग्नि हो गया अपना आमाशय में। आमाशय में मंदाग्नि हो जाने के बाद क्या होगा, ये जो इधर का जो आमाशय का जो अग्नि था, आमाशय का जो अग्नि था, आमाशय के अंदर में जो अग्नि था, ठीक है, आमाशय के अंदर में जो अग्नि था, वो अग्नि क्या करेगा, अब
आमाशय से बाहर कर त्वचा की ओर चलाया गया, बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि, यानी कोष्ठ से अग्नि निकल कर बाहर तक आ जाएगा। जब बाहर को आ जाता है तब क्या होता है ना, हमें उष्मा का फील होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड दैट इज कॉल्ड फीवर। तो फीवर का यही पैटर्न होता है, क्या होता है ना, पहले अहित आहार विहार सेवन करने के बाद जठराग्नि मांद्य हो जाता है, जठराग्नि मांद्य हो जाने के बाद आहार रस नहीं बनता है। जब आहार रस नहीं बनता तब वहां आम बनता है, और वह आम क्या करेगा, वह आम क्या करेगा ना, वही आमाशय यानी आमाशय रूप कुष्ठ से वो शाखा तक जाएगा। शाखा क्या है ना, रक्तादो धातव स्तोक, यानी रस रक्त मांस में दो अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे शाखा ही होते हैं। समझ में आ गया, शाखा ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आम बनता है, ये ज्वर के कंडीशन में जो आम बनता है, ये कौन से शाखा में जाता है, ये रस धातु में जाता है। ये कौन से शाखा में जाता है, ये रस धातु में जाता है, यानी आप लोग बोलते हो रसवह स्रोतस में जाता है। कहां जाता है ये, रसवह स्रोतस में यह आम प्रवेश करता है। यह आम रसवह स्रोतस में प्रवेश करता है जाके, ठीक है। यह आम जाके रसवह स्रोतस में प्रवेश करता है। जब रसवह स्रोतस में जाके आम प्रवेश कर जाता है तब इसको बोला जाता है बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि। ये कोष्ठों का जो अग्नि, जो अंदर में जो अग्नि था वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाने के बाद बाहर का अग्नि फील होगा, यानी टेम्परेचर फील होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ज्वर, बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदास्यु रसानुगा। तो उसको ही ज्वर बोला जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बोल दिया। सेम चीज इधर बोला जा रहा है कि श्रोता भी विश्रुता दोषा। तो दोषो क्या करेगा, जब दोषो क्या करेगा ना, रसव श्रुतस में जाएगा। क्यों जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है, मैं बोल दिया जो कॉन्सेप्ट बोला है। तो दोषो जाके रसव श्रुतस में जाएगा, और दोषो जाकर रसव श्रुतस में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, पूरे शरीर में वो फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तब ये संपूर्ण शरीर के अवयव को पकड़कर संताप उत्पन्न करना है। पूरा शरीर के अवयव को वो पकड़कर क्या करता है, संतत ज्वर को उत्पन्न कर देता है। समझ में आ गया आपको। तो बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि, वो कोष्ठ जो अग्नि था वो बाहर आ गया और पूरे शरीर में वो संताप सृष्टि कर दिया। और इधर रसभाव का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में आता है। इधर रसभाव का अर्थ क्या होता है ना, कोष्ठ से जब दोष जाता है तो यहाँ ये ज्वर के कंडीशन में वो जो कोष्ठ से जो शाखा तक दोष जाता है, ज्वर का कंडीशन में वो शाखा क्या है ना, वो शाखा है रसव श्रुतस। वो शाखा क्या होता है, रसव श्रुतस। शाखा का मतलब क्या, चरक बोले। शाखा का मतलब चरक बोले रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणि धातव, ये सारे को शाखा बोले। तो रसव श्रुतस में ये फैल जाता है। तब वो क्या करेगा, सर्वदेहान होगा। फिर वो सर्वदेह में जाएगा। क्योंकि आपको पता है त्वचा का हम लोग मेजरमेंट, त्वचा का जो एस्टिमेशन हम लोग कैसे, अपना रस धातु का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, अपना त्वचा से करेंगे। रस धातु का ऐसा कुछ एस्टिमेशन नहीं हो पाता। त्वचा को देख के रस धातु का अनुमान किया जाता है। तो ऐसे ही पूरे त्वचा में गर्मी को देखकर हम लोग समझ जाएंगे ये ज्वर है। और त्वचा, रस धातु का अनुमान त्वचा के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये ज्वर ही है, क्योंकि वो रस धातु का तो विकार है। समझ में आ गया आप लोगों को। क्योंकि त्वचा से रस धातु का तो विकार का अनुमान किया जाता है, और ज्वर रस धातु का तो विकार रहता है। तो जब त्वचा से हमको टेम्परेचर मिलेगा तो उसी से हमको पता चलेगा कि भाई रस धातु का तो विकार है, वही लिखा गया। और यही सर्वदेहान होगा, यानी सर्व शरीर में स्तब्ध करेगा। ज्वरं कुर्वन्ति संततम। ऐसे ज्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, संतत ज्वर बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, संतत ज्वर का आश्रय क्या होता है ना, रस धातु। आप लोग बोलते हैं रस धातु बोला जा सकता है, क्योंकि रसव होता विकार होता है। तो श्रोत भी विश्रुता दोषा गुरवो रसभा ही भी सर्वदेहान होगा शुद्धा स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति संतत। तो इसको बोला जाता है संतत ज्वर। फिर हम लोग जानेंगे कि संतत में क्या होता है, संतत ज्वर का काल मर्यादा क्या होगा, इसको बोला जाता है। अब यह काल मर्यादा मतलब क्या होता है, इसमें टेम्परेचर पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया गया है। टेम्परेचर पैटर्न के बारे में इधर डिस्कशन किया गया है कि संतत ज्वर में काल मर्यादा का अर्थ होता है टेम्परेचर पैटर्न क्या है ना, दशाहंग 10 दिन, द्वादशाह 12 दिन, टीका लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सप्ताहंग 7 दिन, अथवा सुदुसह अथवा सुदुसह, ठीक है, यानी असह्य होता है। सशीघ्र शीघ्रकारित्व प्रसमं जाति हंतिवा, और ये शीघ्र ही प्रसम हो जाता है, नहीं तो आदमी को मार डालता है। तो सशीघ्र शीघ्रकारित्व
श्लोका में आ जाता है सशीघ्रं शीघ्रकारित्वम प्रसवं जाति हंति बा। ये किसके बारे में डिस्कशन किया गया है ना, आप लोग देख लेना कि ये संतत ज्वर के बारे में, काल मर्यादा के बारे में ही डिस्कशन किया जाता है। ये 10 दिन तक, नहीं तो 12 दिन तक, नहीं तो 7 दिन तक, नहीं तो सुदुसह होता है, असह्य होता है। ये संतत ज्वर के बारे में बोला गया है। सशीघ्रं शीघ्रकारित्वम ये होता है प्रसवं जाति हंति बा, इसको हम लोग बोलते हैं संतत ज्वर। ठीक है, तो संतत ज्वर का दुस्सह क्यों बोला गया है? संतत ज्वर का दुस्सहता क्या है? संतत ज्वर का दुस्सहता क्या होता है? इंटरलेबल चीज क्या हो सकता है संतत ज्वर का ना? कालदुष्य प्रकृति भी दोषस्तुल्य ही संततम। संततम में क्या होता है न, काल दुष्य और प्रकृति के समान। संतत ज्वर क्या होता है? काल दुष्य और प्रकृति ये चीज के समान तथा जिसका कोई विरोधी ना हो, और संतत ज्वर का कुछ भी विरोधी ना हो, और इसीलिए इसको बोला गया है निष्प्रत्यनिक। ये एग्जाम में आता है। निष्प्रत्यनिक ज्वर किस में देखा जाता है? संतत ज्वर में। समझ में आ गया? और ये क्या होता है? निष्प्रत्यनिक होता है। समझ में आ गया? ये होता है निष्प्रत्यनिक, यानी जिसका कोई विरोधी ना हो। ठीक है, कुरुते संतत तस्मात् ज्ञेयं सो दुस्सह, और ये अत्यंत दुस्सह होता है, अत्यंत ये पेनफुल होता है। ठीक है, ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक, तो ये हो गया काल दुष्य प्रकृति भी दोषास्तुल्य ही संततम निष्प्रत्यनिक कुरुते तस्मात् ज्ञेयं सुदुसह। ठीक है, तो ये सारे चीज अब डिस्कस कर लिया मैं संतत ज्वर के बारे में। अब संतत ज्वर में द्वादश आश्रय बोला गया है कि संतत ज्वर कितने चीजों को आश्रय बना के करता है, जैसे कि धातुस्तथम, यानी जितने सारे धातु हमारे हैं, क्या क्या है ना, तो रस रक्तादि 7 धातु को वो आश्रय बना लेता है। मूत्र को आश्रय बना लेता है, मूत्र को आश्रय बना लेता है, पुरुष को आश्रय बना लेता है, और बातों को आश्रित बना लेता है। ठीक है, अनिड़ादय यानी बातो पित्त कफ तीनों दोषों को आश्रय कर लेता है। इधर 3 होगा, तीनों दोषों को आश्रित कर लेता है। ठीक है, जुगपत् च अनुपद्यन्ते नियमन संतते ज्वरे, जुगपत् च अनुपद्यन्ते नियमन संतते ज्वरे। तो इसमें क्वेश्चन आने वाला चीज क्या है ना, संतत ज्वर का द्वादश आश्रय क्या होता है? 7 धातु, एक मूत्र 8, एक पुरुष 9, और त्रिदोष 3, 9 3 12। तो टोटल संतत ज्वर का आश्रय होता है 12। हिट था। ठीक है, तो संतत ज्वर का टोटल आश्रय हो गया 12। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे संतत ज्वर का चिकित्सा क्रम क्या होता है। भाई अब आएगा बात जो मैं एक ही फंडा आप लोगों को बार बार, मैंने चरक विमान 5 में ऑलरेडी चिकित्सा का फंडा में बता दिया था कि मैं ये आपको बोला था कि चिकित्सा सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। मैं सबको बोला हूँ एक ही चीज बार बार, चिकित्सा सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। अगर चरक विमान स्थान का जो 13 श्लोक सूत्र स्रोतों से, ये 13 स्रोतों को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, और 13 स्रोतों का अगर चिकित्सा सूत्र आपने याद कर लिया, ओनली 13 चिकित्सा सूत्र याद कर लिया, मान लो आप एक दुनिया में बेस्ट डॉक्टर बन गए। आप लोग एक ही चीज बोलो मेरे को कि मैंने आप लोगों को जो बोला था, ये ज्वर कौन सा श्रुतदृष्टि विकार, मैं बोला बिना श्रुतदृष्टि के विकार नहीं होगा। तो अगर मैं ज्वर का डिस्कशन करूं, तो ज्वर कौन सा श्रुतदृष्टिगत विकार था? ज्वर कौन सा श्रुतदृष्टिगत विकार था? रसभः। ज्वर कौन सा श्रुतदृष्टिगत विकार था? रसभः। और रसभः श्रुतदृष्टिगत विकार में, जब आप लोग देखोगे चरक सूत्रस्थान 28 चैप्टर, जहां की सारे श्रुतदृष्टि का चिकित्सा सूत्र बताया गया है, तो रसभः श्रुतदृष्टिगत चिकित्सा सूत्र क्या बताएं चरक जी? बोलेंगी लंघन बोले हैं। क्या बोले हैं? लंघन बोले हैं। ठीक है, लंघन बोले कि रसभः श्रुतदृष्टिगत जितने सारे विकार पूरे ब्रह्मांड है, सारों का चिकित्सा होता है लंघन। सारे का चिकित्सा क्या होता है? लंघन होता है। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए चिकित्सा सूत्र नहीं रटे, लेकिन ज्वर का चिकित्सा सूत्र हमको कोई पूछे तो क्या होगा ना, रसभः श्रुतदृष्टिगत विकार में आता है ज्वर, तब वो ज्वर का हम क्या करेंगे?
लंघन चिकित्साएं करें, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कहाँ ना, अपने श्रुतोदृष्टि चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इधर चिकित्सा चरक क्या लिख रहे हैं, देखो, क्रियाक्रम विधौ युक्त प्राय प्राक अपतर्पणे। क्या लिखे हैं? अपतर्पण ही लिखे हैं चरक। चरक की इधर क्या लिखे? अपतर्पण लिखे। और अपतर्पण का मीनिंग क्या है? अपतर्पण का मीनिंग कुछ नहीं ज्यादा, अपतर्पण का मीनिंग है वही सेम चीज, उसको बोलेंगे। अपतर्पण का मीनिंग क्या होगा? वही सेम चीज, लंघन। लंघन। और अपतर्पण का मीनिंग होगा क्या? लंघन होगा। नहीं तो लंघन में क्या क्या आता है? मैंने बोला था चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुता, तो ये सारे चीज भी लंघन में आएगा। और लंघन में क्या होता है? लघु भोजन को भी लंघन बोला जाता है। तो चरक के 5 नंबर मात्राशीतीय अध्याय में मैं आप लोगों को मात्रापेक्षी लघु द्रव्य का वर्णन किया था, डिस्कशन किया था। तो लघु भोजन मतलब मात्रापेक्षी लघु द्रव्य जितने होता है, जैसे कि सैंधव, साड़ी, षष्टिक, जब, आमलक, मुदग, जूस, ये सारे टाइप का आहार आप ज्वर में ले सकते हैं। तो प्राक अपतर्पण का अर्थ होता है लंघन, और लंघन नहीं तो लघु भोजन। लघु भोजन आप ले सकते हो। तो देखो, मेरा जो कंसेप्ट आप लोगों को था कि चिकित्सा सूत्र, किसी भी बंदे को चिकित्सा सूत्र रटने की जरूरत नहीं, खाली 13 श्लोक आप स्रोतों से पढ़ो। तो मैंने बोला चुका हूं, ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बिना श्रुत दृष्टि के डिजीज नहीं होगा। तो अब आते हैं ज्वर। ज्वर कौन सा श्रुत दृष्टि विकार है ना, रश्म श्रुत दृष्टि विकार है। तो ज्वर का श्रुत दृष्टि का क्या बोला गया था चिकित्सा सूत्र ना, बोला गया था वह लंघन करना है। तो सेम जो ज्वर के कंटेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो वही लंघन ही वर्णन किया गया है, प्राक अपतर्पण वर्णन किया गया है। ये अपतर्पण को आप थोड़ा हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया संतत ज्वर। फिर संतत के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सतत ज्वर। क्या डिस्कस करेंगे? सतत ज्वर, ठीक है। ठीक है। तो ज्वर का, फीवर का पैटर्न मैं आप लोगों को नहीं बोला। संतत ज्वर में क्या होता है? एनी टाइम फीवर रहता है बॉडी में। संतत ज्वर में क्या होता है? फीवर एनी टाइम बॉडी में रहता है। लेकिन सतत क्या होता है ना, सतत ऐसे ही मैंने बोला, जब दोष रक्त धातु को आश्रित कर लेता है, रक्त धाताश्रय जब रक्त धातु को आश्रित कर लेता है, जब रक्त धातु को आश्रित कर लेता है तब सतत ज्वर हो जाता है। और संतत था रस, सतत है रक्त धातु। और यह होता है सप्रत्यनिक। सप्रत्यनिक का अर्थ क्या होता है ना, ये परस्पर विरोधी, प्राय परस्पर विरोधी दोष समय पर बढ़ते हैं तथा घटते हैं। तो यहाँ पे दोष विरोधी हो जाता है, कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो काला वृद्धि ख्यात्मकम, इसी के हिसाब से। फिर ये फीवर का पैटर्न क्या है? संतत में जैसे हर समय रहता था, लेकिन संतत का क्या होता है? अहोरात्र, यानी दिन रात में, यानी 24 घंटे में 2 बार फीवर आता है। इसको याद रख लो, 24 घंटे में 2 बार अगर फीवर आए तो ये होता है सतत, ठीक है। तो ये फीवर का पैटर्न के लिए क्या बोला गया? सतत को 2 कालो अनुवर्तते। ये 24 घंटा में 2 बार आता है। क्यों 2 बार आता है? क्योंकि वो होता है सप्रत्यनिक। सप्रत्यनिक का अर्थ क्या होता है ना, विरोधी दोष कभी बढ़ जाता है तथा कभी घट जाता है। जब बढ़ जाता है तो ज्वर आ जाता है, जब घट जाता है तो ज्वर कम हो जाता है। इसलिए 24 घंटे में 2 बार आता है। इसलिए सतत को 2 कालानुवर्तते बोला गया। अहोरात्र, दिन या रात्र में, ठीक है। काल वृद्धि क्षय के अनुसार, सप्रत्यनिक मतलब ये विरोधी होता है और ये रक्त धातु को आश्रित करता है, तो इसीलिए उसको रक्त धाताश्रय बोला गया है, ठीक है। इसके बाद मैं माधव निदान का बाद में डिस्कशन करूंगा। इसके बाद अन्य दुष्क ज्वर क्या होता है ना, वही अन्य दुष्क ज्वर, वही आम जब कोष्ठ से जाके मेदाभाव शिरा में प्रवेश करेगा। रसभाव में कर रहा था तो संतत था, रक्त में अगर कर रहा है तो सतत था। अन्य दुष्क में क्या, मेदो में जब प्रवेश करेगा तो ये होगा मेदो, ये होगा अन्य दुष्क ज्वर। और यह है सप्रत्यनिको। सप्रत्यनिक मतलब क्या? परस्पर दोष विरोधी हो जाते हैं, ठीक है। परस्पर दोषों का विरोधी हो जाते हैं, ओके। अन्य दुष्कं ज्वरं दोष, अन्य दुष्क ज्वरं दोष रुद्धा मेदो भाशिरा, मेदो शिरा में हो, मतलब ये करता है, अवरुद्ध करता है। जनयति एक काल अहनिशि। और इसका टेम्परेचर का पैटर्न क्या होता है ना, 24 घंटे में 1 बार आता है, ठीक है। वो आ रहा था रेगुलर संतत, सतत हुआ था 24 घंटे में 2 बार, और अन्य दुष्क हो रहा है 24 घंटे में 1 बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद
वो जोर का पैटर्न का कुछ मैं धातुआश्रय का मैं अभी बोलूंगा, आपको याद रखो। अपना सुश्रुति जी क्या बोल रहे हैं, सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं ना, संतत जोर का वर्णन नहीं किए, ठीक है। सतत को क्या बोले सुश्रुत जी ना, वो रस रक्त यानी आमाशय आश्रय होता है। अन्य उसको क्या बोले मांस और उरव। तृतीय का जोर को ये क्या बोले त्राख्य या तृतीय का मेद और कंठ प्रदेश। चतुर्थ को क्या बोले अस्थि मज्जा यानी शीर प्रदेश, ठीक है। फिर माधव निधन क्या बोल रहे हैं, माधव निधन का सीक्वेंस ऐसा है कि संतत हो गया रस, सतत हो गया रक्त, अन्य दुष्क हो गया मांस, तृतीय का हो गया मेद, चतुर्थ का हो गया अस्थि या मज्जा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लो। और तृतीय को सुश्रुत ने बोले त्राख्य, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये तृतीय का चतुर्थ का जोर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई चरक जी क्या लिख रहे हैं ना, 200 अस्थि मज्जा कुर्जत तृतीय का चतुर्थ का। 200 जब अस्थि और मज्जा में रह जाता है तो तृतीय का चतुर्थ का हो जाता है। तो तृतीय का चतुर्थ का कब होता है ना, दोष जब अस्थि और मज्जा ये दोनों में आश्रित हो जाता है तो उसको बोला जाता है तृतीय का या चतुर्थ का, ठीक है। तो इतने सारे चीज मैंने 5 फीवर पैटर्न का वर्णन किया। एग्जाम आएगा कितने फीवर पैटर्न का वर्णन किया गया, 5। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर है जो मैं डिस्कशन करने के लिए चाहूंगा, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि विषम जोर में 200 की गति क्या होगा। तो मैंने अब जो 5 डिस्कशन किया वो 5 क्या डिस्कशन में किया, वो 5 में विषम जोर है डिस्कशन किया। संतत सतत अन्य दोष को तृतीय को चतुर्थ को, ठीक है। संतत सतत अन्य दोष को तृतीय को चतुर्थ को, ये मैं आपको क्या डिस्कशन किया ना, विषम जोर डिस्कशन किया। और ये विषम जोर जो मैं डिस्कशन किया, ये विषम जोर का 200 की गति क्या होगा, ये विषम जोर में 200 की गति क्या होगा, ये अभी डिस्कशन किया जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स है जो हम लोग जानेंगे। तो विषम जोर का ये 200 का गति क्या होगा ना, विषम जोर में चरक जी ये बोल रहे हैं कि प्रतिदिन एक बार गति करने वाले को अन्य दुष्क को, एक दिन का अंतर देकर आने वाले को तृतीय को, 2 दिन का अंतर देकर आने वाले को चतुर्थ का जोर बोला जाता है। बस यही होता है गति, यही होता है गति। और ये जो विषम जोर का जो गति है, ये गति पहले तो ऑलरेडी पहले वर्णन किया जा चुका है। तो व्हाट इज द इंपोर्टेंस दैट, फिर चरक ने और एक बार विषम जोर की गति इधर लिखे। इधर लिखने का चरक का ये इंटेंशन था कि गति द्वयी एकांतर अन्य दिशु दोषो युक्त अन्यथा परे, अर्थात चरक बोल रहे हैं कि मैं तो पहले ऑलरेडी ये गति के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन इधर और एक बार मैं इसीलिए कर रहा हूं कि अन्यथा परे के लिए ही मैं और एक बार डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये अन्यथा परे क्या होता है ना, अन्यथा परे का यह अर्थ होता है कि अन्यथा परे का अर्थ यह होता है कि अन्य बहुत सारे महर्षिगण है जो बहुत सारे चीज को बोल रहे हैं, तो अन्य महर्षियों के उक्ति में ये क्या होगा। अन्यथा परे का अर्थ ये होगा कि अन्य महर्षियों के उक्ति में ये क्या हो गया, अगर इनका गति क्या होगा, अन्य महर्षि इनके गति के बारे में क्या क्या बोले, तो उन्हीं के लिए वो लिख रहे इधर दोष का। जैसे कि अन्य दोष को होगा रक्ताश्रित, और तृतीय को होगा मांसाश्रित, और चतुर्थ को होगा मेद का आश्रित। और ये अन्यथा पर ही होता है कि परतंत्र में, दूसरे वाले तंत्र में इसके गति के बारे में क्या वर्णन किए, यही होता है अन्यथा पर ही। और प्रतिदिन एक बार गति करने को अन्य दोष को, 2 बार को तृतीय को, और एक अंतर देकर आने वालों को चतुर्थ को बोला जाता है। तो रक्त धातु के साथ मिलकर उसको दूषित करने जोर को उत्पन्न होता है तो अन्य दोष को, और मांस के साथ होगा तो तृतीय को, और मेद के साथ होगा तो उसको चतुर्थ का बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ का बोलेंगे। और प्रतिदिन एक बार जोर आने को अन्य दोष को, एक दिन को छोड़कर आने वाला तृतीय को, ऑलरेडी मैं बता जा चुका तृतीय को, हाँ ठीक है। तो जो जोर के जो गति के बारे में चरक ऑलरेडी वर्णन किए थे, लेकिन इधर इसको और एक बार वर्णन करने का इंपॉर्टेंस इनका चरक का यही था कि भाई अन्यथा परे बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं वो क्या दोष के गति के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं इतने सारे चीज जो मैं आपको बोला, इसको अच्छी तरीके से आप
याद रख लो, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप याद रख लो। ये होता क्या, ये जो दूसरे का गति क्या, ये विषम जोर का गति होता है। और पहले जो संतत और सतत अन्य उसको तृतीय को चतुर्थ को मैं डिस्कस किया, वो दूसरा कुछ नहीं था, वो विषम जोर ही था, जो जोर का पैटर्न था। गति के बारे में हम डिस्कशन किए। तृतीय का जोर 2 दिन का फीवर बोला जाता है, 2 डेज फीवर। तृतीय का जोर को 2 डेज फीवर बोले, किसने? सुश्रुत ने बोले, ठीक है। इसके बाद अपना अष्टांग संग्रह में कुछ चीज बोला गया है कि रक्ताश्रय प्राय करोति संतत ज्वर सततक ज्वरम। सतत होता है रक्ताश्रय, वो चरक विषय चीज बोले। सतत ज्वर होता है रक्ताशय, ठीक है। अहोरात्र से द्वि सकृत अनि आश्रित तस्मिन मांस बहा नाड़ी, ये सारी चीज सेम ही चीज बोला गया है। उसको जाके आप अच्छी तरीके से एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, विषम ज्वर की उत्पत्ति भूतावेश बल के सुश्रुत ने बोले कि विषम ज्वर की जो उत्पत्ति होता है उसको भूतावेश बोला जाता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी उस दिन एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि ये ज्वर का एक पेशेंट मेरे पास आया था। 6 महीने में डेली 102, 103, 101 फीवर रहता था और डेली वो पैरासीटामोल लेता था। तो सारे टेस्ट रिपोर्ट जब मैं पेशेंट का देखा तो सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल था। तो मैंने सिंपली उसको लिया क्या कि भूतजन्य हो सकता है। तो भूतजन्य के लिए जो जो ड्रग हमारे उन्माद कंडीशन में बताया गया था, ठीक है, कल्याण का महाकल्याण का घृत, वही घृत को मैंने 5 ml दिन में 2 बार दिया था विथ ल्यूकवार्म वाटर खाने के लिए, ठीक है। बस हो गया बात, 1 हफ्ते में ज्वर खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद और एक चीज वर्णन किया गया इधर कि विषम ज्वर जो होता है वो क्यों होता है, उसके बारे में क्या वर्णन किया गया है, उसको थोड़ा अच्छी तरीके से याद रख लो। ये भी एग्जाम में आता है। विषम ज्वर में जो बेग आता है वो क्यों आता है? अधिशेते यथा भूमि बीजं काले च रोहति, अधिशेचे यथा धातुं दोषं काले च गुप्यति, सबृद्धिं बलकालं च प्राप्य दोषस् तृतीयकं चतुर्थकं च कुरुते प्रत्यनिक बलख्यात। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोग। विषम ज्वर का गति के बारे में इधर डिस्कशन किया गया है कि जिस प्रकार बीज भूमि में पड़ा रहता है, राइट, ऐसे आप लोग देख रहे हैं ना कि लोग धान काट के लेके जा रहे हैं। जब धान काट के लेके जाते तो कुछ कुछ धान ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो बारिश का जब महीना आता है, पानी जब उसके ऊपर गिर जाता है तो आप देखोगे कि उसमें पूरा धान का छोटा छोटा अंकुर बन जाता है। धान का हो या कुछ भी छोटा छोटा मूंग का हो, ऐसे पेड़ उठ जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है ना, दोष अपने शरीर में पड़ा हुआ रहता है और दोष जब अनुकूल काल मिल जाता है, दोष को जब अनुकूल अपने फेवराइट अनुकूल काल या बल मिल जाता है तो वो दोष उभर जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात ज्वर के वेगों को अत्यंत उत्पन्न कर देता है और प्रत्येक विरोधी काल के बल को पाकर क्षीण शक्ति वाला वो ज्वर हो जाता है। इसी क्रम से तृतीय का तथा चतुर्थ का ज्वर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, विषम ज्वर का संप्राप्ति क्या होगा। पहले तो मैं विषम ज्वर का वर्णन किया, संतत सतत अन्य उसको तृतीय का चतुर्थ का, फिर उसके वेग का वर्णन किया, फिर उसका वेग का कारण के बारे में वर्णन किया। अब हम डिस्कशन करेंगे कि और संप्राप्ति के बारे में डिस्कशन किया। अब डिस्कशन होगा क्या ना, विषम ज्वर का संप्राप्ति क्या है। कृत्वा वेगं गता वड़ा स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता पुनर्विवृद्ध स्वे काले ज्वरयंती नरंगमणा, अर्थात दोषों अपना काला बल पाकर ज्वर वेग को उत्पन्न करके पुनः अपने अपने स्थान पर जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं। पुनः अपना अनुकूल काल बल पाकर वो दूसरे ही मनुष्य को रुग्ण बना देते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में बार बार आता है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, अगर कोई पेशेंट आपके पास पाया कि बोला कि सर मेरे को ज्वर हो रहा है और ज्वर के साथ मेरा क्या हो रहा है ना, ज्वर के साथ मेरे को क्या हो रहा है ना, ज्वर के साथ मेरे को त्रिकास्थि के एरिया में दर्द हो रहा है, त्रिकास्थि के जगह पे मेरे को स्टिफनेस हो रहा है, मेरे को दर्द होता है, ठीक है। त्रिकास्थि के साथ ही दर्द हो रहा है या मेरे को त्रिकास्थि के एरिया में मेरे को दर्द हो रहा है यानी स्टिफनेस है, तो समझ लेना कि वो होगा का तृतीय का ज्वर,
वो होगा तृतीय का ज्वर, और उसका दूसरा प्रेडोमिनेंस रहता है कफ दोष और पित्त दोष। ठीक है, वो सबसे पहले त्रिकास्थी पर अपना प्रभाव दिखाता है। समझ में आ गया? कोई फीवर का पेशेंट आया, बोला कि त्रिकास्थी में मेरा लुम्बोसैक्रल रीजन में मेरे को बहुत स्टिफनेस से दर्द हो रहा है, तो समझ लेना कि वो है तृतीय का ज्वर, जो कि कफ और पित्त में इन्वॉल्व जिसमें रहता है, प्रिडोमिनेंस रहता है। ठीक है, इसके बाद जब पेशेंट बोलेगा कि मेरा जो दर्द है सर वो पीठ से शुरू होता है, अपर बैक से शुरू होता है, ये त्रिको जो मैं बोला था वो लोअर बैक है, त्रिको जो बोला था लोअर बैक है, लोअर बैक है, लेकिन अपना जो पृष्ठ होता है ये क्या होता है, क्या अपर और मिडिल बैक में। तो जब वो पेशेंट आके बोलेगा कि मेरा अपर और मिडिल बैक में यानी पीठ से यानी पृष्ठ से मेरा दर्द शुरू होता है, ठीक है, दर्द शुरू होता है मेरा, तो जान लेना कि वो भी तृतीय का ज्वर है। इसमें 200 प्रेडोमिनेंस होता है वात तथा कफ। और पेशेंट आके अगर बोलता है आपको मेरा दर्द, मेरे को फीवर हो रहा है और मेरे को सिरों से शुरू होता है, मतलब अपना सिर से शुरू होता है, तो जान लेना कि सिर से शुरू होने वाला जो फीवर वो भी तृतीय का ज्वर होता है, लेकिन उसमें वात पित्त इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ तृतीय का ज्वर का 3 भेद वर्णन किया गया है। तृतीय का ज्वर का 3 भेद वर्णन किया गया है। एक है त्रिकग्राही जो कफ पित्त वाला होता है, एक त्रिकग्राही होता है जो कफ पित्त वाला होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पृष्ठग्राही जो होता है कफ वात वाला। मतलब पृष्ठग्राही मतलब पृष्ठ से पहले पेन शुरू होता है, त्रिकग्राही मतलब त्रिक से पहले पेन शुरू होता है, और एक क्या होता है ना शिरोग्राही, शिरो से पहले पेन शुरू होगा, शिरो से पेन शुरू होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शिरो से अगर पेन शुरू होगा तो उसको हम बोलेंगे तृतीय का ज्वर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाई तृतीय का ज्वर तेरे को है लेकिन वो शिरो से है, शिरो से वो उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वात पित्त इसमें इन्वॉल्व है। तो तृतीय का ज्वर 3 प्रकार का होता है, त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही। तो ऐसे टाइप का फीवर एक्चुअली किस में दिखाया जाता है वो मैं आपको थोड़ा इंटरेस्ट से बताना चाहता हूँ। ऐसे टाइप का फीवर पैटर्न जो पेशेंट आके बोलते हैं मेरे को इतना फीवर होने के बाद मेरे को इतना लो बैक पेन होता है, तो जब फीवर प्लस लो बैक पेन होता है, लो बैक पेन होता है, नहीं तो आप सिंपली बोल सकते हो कि बैक पेन होता है। क्लास नौची बाबा, क्लास नौची मुझे टिके पर कथा होची है हम क्लास नौची, क्लास नहीं कथा होची। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, तो तृतीय का ज्वर का 3 पैटर्न है। जब फीवर के साथ लो बैक पेन या बैक पेन खाली रहता है, बैक पेन में क्या होता है पृष्ठ सूढ़, लो बैक पेन में त्रिक, लो बैक पेन मतलब त्रिक एरिया, उसको बोला जाता है एलएस बेल पेन, लुम्बोसैक्रल बैक पेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है लो बैक पेन में, क्या बोला जाता है लुम्बोसैक्रल बैक पेन, एलएस बैक पेन बोला जाता है इसको, बैक पेन इन एलएस एरिया, पेन इन पेन एलएस एरिया, लुम्बोसैक्रल एरिया। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बैक पेन में क्या होता है होल बैक पेन होता है, होल बैक, इसमें क्या होता है ना होल बैक पेन होता है। और पेशेंट लोग आके बोलते हैं हमको कि सर मेरा पूरा स्पाइनल कॉर्ड पेन हो रहा है, पेशेंट आपको हमको क्या बोलते हैं कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है, तो ये क्या होता है तृतीय का ज्वर ही होता है। तो जब भी पेशेंट आके बोलेंगे फीवर के साथ लुम्बोसैक्रल पेन, होल बैक पेन, तो इसको हम बोलेंगे कंफर्म तृतीय का ज्वर। तो जब दर्द त्रिक से शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं त्रिकग्राही, इसमें दूसरा रहता है कफपित्त। जब बैक में होता है तो उसको बोलते हैं पृष्ठग्राही, इसमें दूसरा रहता है वात कफ। और जब सिर से हेडेक होकर शुरू होता है, हेडेक भी होता है, और दूसरा वाला मैं बोल रहा हूँ हेडेक के साथ फीवर, और दूसरा वाला फीवर के साथ अगर हेडेक ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं शिरोग्राही, इसमें वात पित्त इन्वॉल्व होता है। तो मेरे दोस्त ये जब फीवर होता है ये ज्यादातर से डेंगू फीवर होता है, ये ज्यादातर से क्या होता है डेंगू फीवर होता है। ठीक है, डेंगू में ऐसा लक्षण दिखता है, बहुत हेडेक होता है, बहुत बॉडी पेन होता है। ठीक है, तो मैं क्लू दे दिया, बढ़िया सा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको पढ़ा दिया आज। ठीक है, और इसमें पेन के साथ स्टिफनेस भी रह सकता है,
बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे मेरे को लग रहा है मेरा सिर पकड़ लिया है, तो ये ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ का ज्वर क्या होगा, तृतीय का हो गया जब ज्वर का पैटर्न जंघाभ्य श्लेष्मिक हो। अगर ज्वर जब अपना जंघा प्रदेश से शुरू हुआ तो जानेंगे इधर कफ प्रेडोमिनेंट है। ठीक है, और अगर ज्वर शिरो से शुरू होता है तो उसको जान लेना अनिवार्य। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है कि चतुर्थ का ज्वर शरीर में 2 प्रकार का होता है, तृतीय का कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, त्रिक, पृष्ठ, शिरो। और चतुर्थ का कितने प्रकार का होता है, चतुर्थ का ज्वर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्या क्या 2 प्रकार का होता है, वो जब जंघा में वेदना आरंभ अगर ज्वर शुरू होता है, जंघा में वेदना आकर जब ज्वर शुरू हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें कफ दोष प्रेडोमिनेंट हो। और सिरों से दर्द होके जब ज्वर आएगा तो उसमें वात दोष इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इधर 200 प्रतिशत की चिकित्सा वात का और इधर कफ का किया जाता है। तो वही होता है चतुर्थ का ज्वर, सिरे से आता है और अपना जंघा से आता है। तो जंघा से जब आता है तब लोग आखिर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको उरुस्तंभ बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, उरुस्तंभ बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, उरुस्तंभ बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, इसको उरुस्तंभ बोल देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। जंघा से जब होता है उरुस्तंभ, क्योंकि दर्द के साथ यहाँ स्टिफनेस भी रहता है तो उसको उरुस्तंभ बोल देते हैं। लेकिन फीवर का हिस्ट्री प्रॉपर ले लेना, प्रॉपर फीवर नहीं है मतलब उरुस्तंभ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। और जब सिरों से हो रहा है, अपना माथा से हेडेक शुरू होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा आपको 2 में कंफ्यूजन होगा आपका। एक तो डेंगू फीवर हो सकता है, दूसरे वाला क्या होता है ना, ब्रेन मलेरिया हो सकता है। दूसरे वाला क्या होता है ना, ब्रेन मलेरिया होता है, जिसको आप बोल सकते हो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का होता है। तो तब होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जब सिर से शुरू होता है तो आयुर्वेद के हिसाब से एक जान लेता, तृतीय का हो सकता है, नहीं तो चतुर्थ का हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, और इसमें आप डेंगू, सिर के बारे में डेंगू, नहीं तो आप लोग प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ही समझ लेना। और दोषिक स्थिति को देखे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और हरित संहिता में इधर बोला गया है कि पूर्वर गृह्यते अथ कायम श्लेष्म वृद्ध चतुर्थ को, हरित संहिता, इसमें थोड़ा आप जाके देख लेना, मैं ऑनलाइन कर दिया इधर। ठीक, इसके बाद चतुर्थ का विपर्जय ज्वर जो है उसको अपने चरक ने, माधव निदान ने, भागवत ने, सारे लोग माने। तो ये चतुर्थ का विपर्जय ज्वर जो होता है, त्रिविध धातु एक द्विधातुस्थ। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है ना, वात पित्त कफ 201 करके 2 धातुओं को अस्थि मज्जा में स्थित होकर चतुर्थ का विपर्जय ज्वर को उत्पन्न करते हैं। भागवत उसको अस्थि और मज्जा बोले। तो चतुर्थ का विपर्जय ज्वर को भी आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज खरनाथ के हिसाब से क्या है, खरनाथ जी ने बोले हैं कि विषम ज्वरों की श्रेणी में संतत ज्वर का ग्रहण नहीं किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खरनाथ संतत ज्वर को विषम ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में गणित उसको इंक्लूड नहीं किया। और एक भी चीज देखो, सारे ज्वरों का बेगों के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन संतत का बेगों के बारे में चरक ने बिल्कुल वर्णन नहीं किए। लेकिन बाद में वही संतत को विषम ज्वर में भी वो डाल दिए। तो खरनाथ ने इसको पूरा क्लियर कट दे दिए कि भाई संतत ज्वर विषम ज्वर में नहीं आता। यह उचित है कि मुक्ता निबंधित विषम ज्वरम। विषम ज्वर क्या होता है, ज्वर का संबंध छूट जाता है फिर प्रारंभ होता है। तो विषम ज्वर क्या होता है ना, कभी हड़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ये विषम ज्वर होता है। लेकिन संतत ज्वर तो हर सदा सर्वदा पूरे शरीर में रहता है, तो इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किए। और चरक जी ने भी संतत ज्वर हर समय होता है बोल के भी नहीं लिखे। ठीक है, तो ये होता है अपना एक एक्सक्लूजन होता है, ये होता है अपना एक स्टोरी। ठीक है, और इधर ही पूरा डायरेक्ट चरक जी ने बोले कि 5 प्रकार का विषम ज्वर होता है, कि प्रायशः सन्निपात है दुष्ट पंचविध विषम ज्वर। ठीक है, तो ये विषम ज्वर कितने प्रकार का होगा, ये विषम ज्वर कितने प्रकार का होगा इधर लिख दिया है चरक जी। प्रायशः सन्निपात ने दृष्ट पंचविध ज्वर,
ये 5 प्रकार का ज्वर होता है, ठीक है। इसको और 292 श्लोका में भी इसको वर्णन किए, उसको जाके आप देख लेना। संततादि जो 5 प्रकार का ज्वर है, ठीक है, वो 5 प्रकार का है बोल के इधर कंक्लूजन दिया गया, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। और विषम ज्वर का उत्पत्ति का कारण क्या होता है ना, विषम ज्वर का उत्पत्ति का कारण भी 5 होता है, ठीक है। तो विषम ज्वर का उत्पत्ति का कारण भी 5 होता है। क्या क्या? ऋतु अहोरात्र दोषाण मनसश्च बड़ाबलम कालम अर्थवशश्चैव ज्वरस्तंग तम प्रति, यानी वर्षादि ऋतु, अहोरात्र, दोष, अर्थवश पूर्वजन्म में दुष्कर्म, ये 5 टोटल कारण में, ये 5 कारण होता है विषम ज्वर की उत्पत्ति में, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लो, ठीक है। और माधव निदान में जो विजय रक्षित टीका है उसका कुछ रेफरेंस दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा माधव निदान का कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन आप थोड़ा भी एक रीडिंग लगा लेना इसको, ठीक है। ठीक है, अब हम डिस्कशन क्या करेंगे कि रसधातु का अगर ज्वर होगा तो उसका लक्षण क्या आएगा, क्योंकि मैंने बोला था ज्वर अगर होगा तो रस धातुगत, रक्त धातुगत, मांस, मैदो, ये सारी चीज बोला गया, लेकिन रस में होगा बोल के आपको कैसे पता चलेगा ना। रस में अगर होता है तो छर्दी, देखो रसव श्रुतदृष्टि लक्षण देखो आप, रसव और श्रुतदृष्टि का तो लक्षण देखो, जो लक्षण है सारी चीज इसमें है। छर्दी होगा और रुचक अगर होगा, और बहिस्ताप, बाहर में ज्यादा ताप होगा, और अंगमर्द होगा, और जुर्म्भा अगर आएगा तो ये रस धातु का तो ज्वर ही होता है। समझ में आ गया? फिर रक्त धातु का तो ज्वर में क्या लक्षण है ना, रक्तों में क्या होगा ना, रक्तवश तो विकार देखो, जो जो पीड़का उत्पन्न हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं ना ज्वर में, पीड़का उत्पन्न होता है ना, ज्वर हो जाता है तो लाल लाल टाइप का हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाह राग, इसमें आप मेरे पढ़ लेता हूँ, ठीक है। पीड़का अगर होगा और रक्त स्टीवन अगर होगा, खून का अगर स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, और अगर दाह होगा, फिर राग होगा, फिर भ्रम होगा, ठीक है, मद होगा, प्रलाप होगा, तो इसको रक्त बोलेंगे। तो रक्तात्मक तो ज्वर में प्रैक्टिकली अगर देखें तो उसको बोला जाता है वायरल एक्जेंथेम, उसको बोला जाता है वायरल एक्जेंथेम, मतलब फीवर विथ रेडनेस, फीवर विथ रेडनेस वो होता है वायरल एक्जेंथेम, ठीक है। फीवर प्लस रेडनेस ऑफ द बॉडी, फीवर विथ रेडनेस ऑफ बॉडी, ये हो जाता है, ये वायरल एक्जेंथेम होता है। इसमें इसको याद करने का एक ही तरीका है, सारे श्रोतदृष्टि का जो लक्षण है उसको पढ़ो, सेम चीज इसमें है, ठीक है। इसके बाद अपना रस रक्त हो जाने के बाद अब मांसधातु का तो ज्वर में लक्षण क्या आएगा, अंतर्दाह, जहां गोला और टीक लगा गया है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अंतर्दाह होता है, तृष्णा, मोह, ग्लानि, सृष्ट बिटकता होता है, दुर्गंध होता है, ये एग्जाम में आता है, और गात्र विक्षेप होता है, ठीक है, गात्र विक्षेप होता है। अगर मांस व श्रुतदृष्टि तो विकार का जो लक्षण उसमें है, और मांस व श्रुतस में अगर ज्वर होगा, मांस धातु में अगर ज्वर होगा तो ये लक्षण आएगा। मैदा में आगा तो क्या होगा, स्वेदस तीव्रा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, स्वेदस तीव्रा, वेरी हाइपर, स्वेटिंग बहुत जोर होता है, बॉमी अभिक्रम, वॉमिटिंग भी बहुत होता है, स्वगंधस्य अस्वतंग, खुद का जो अपना स्वगंधस्य अस्वतंग, जो गंध का अस्वत्व होता है इसमें, ठीक है, वो मैदा धातु का ज्वर होता है, इसको आप याद रख लो। फिर अस्थि में क्या होता है ना, विरेको वमने चौबे सस्थि भेद प्रकुजन विक्षेपण गात्रण श्वास, ये सारे लक्षण हो जाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। इसके बाद मजा तो ज्वर का लक्षण क्या होगा ना मजा तो ज्वर का लक्षण क्या होगा ना, हिक्का, जब ऐसे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो जान लेना कि मजा तो ज्वर का लक्षण है, ठीक है। जो कोई पेशेंट ज्वर के साथ हिक्का लेके आया तो जान लेना मजा तो विकार है, मजा धातु तो ज्वर होता है। तो हिक्का, श्वास तथा काश, तम, हर मज्जा धातु का इन्वॉल्व में तम तक गुण लक्षण रहता है। मर्म छेदो, बहिशैत्य, दाहवंत, बाहर प्रदेश में शीत और अंदर के प्रदेश में दाह रहता है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। फिर शुक्र धातु का तो ज्वर का लक्षण क्या होता है, विनाशाय च
प्राणांग वायु अग्नि समस्या सार्थक गच्छति। तो शुक्र तो ज्वर में क्या होता है ना, विनाश हो जाता है, आत्मा वायु अग्नि सोमों के साथ शरीर से बाहर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, वमन किसमें किसमें है, वमन किसमें किसमें ज्वर के लक्षण है ना, रस, मेद और अस्थि का। गात्र विक्षेप किसका किसका है, मांस और अस्थि का। अंतर्दाव किसका है, मांस और मज्जा का। ठीक है, तो उसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। फिर धातुगत ज्वर का साध्य साध्यता हम लोग विचार करेंगे। धातुगत ज्वर का साध्य साध्यता हम विचार करेंगे। रस रक्षाश्रित साध्य, रस और रक्त धातु आश्रित अगर होगा ज्वर तो ये होता है रस रक्त धातुगत आश्रित अगर होता तो इसको हम बोलते हैं साध्य। ठीक है, और मेदो मांसगत जो रस रक्त मांस मेद ज्वर होगा तो साध्य होगा। तो साध्य कहाँ होता है, रस रक्त मांस मेद, ये सारे अगर इन्वॉल्व हो गए, रस रक्त मांस मेद का तो ज्वर होता है साध्य। अस्थि मज्जागत अगर ज्वर हो गया तो ये हो गया कुछ और साध्य। शुक्रगत हो गया तो नैव सिद्ध्यंति, इसका आप अच्छी तरीके से याद रख लो। शुक्र धातुगत अगर ज्वर होगा तो केवल वो बिल्कुल साध्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे वात पित्त ज्वर। ये कॉमन सेंस इधर लगाना है, वातिक और पैतिक का लक्षण इसमें मिलता है, इसमें कॉमन सेंस लगाना है। वातिक और पैतिक का लक्षण इसमें मिलता रहता है। ठीक है, तो वातिक और पैतिक का लक्षण इसमें मिलेगा वात पित्तगत ज्वर में। तो वात पित्तगत ज्वर में क्या होगा ना, वातिक और पैतिक का लक्षण मिलता है। तो वातिक पैतिक का लक्षण क्या होता है, शीर रुक पर्वणांग भेद। ठीक है, ये वात लक्षण है। शीर रुक पर्वणांग भेद, दाह ये पैतिक लक्षण है। रोमणा प्रहर्षण वातिक लक्षण, कंठ आश्यसु सब पैतिक लक्षण, भमथुस तृष्णा कफज लक्षण और पित्तज लक्षण, मूर्छा वातज लक्षण, भ्रमो अरुचि, अरुचि भ्रम पित्त लक्षण, स्वप्न नाशो अति बाग जृंभा, स्वप्न नाशो अति व जृंभा, ये होगा वातिक और पैतिक का लक्षण होगा। ये सारे वात पित्त ज्वर का लक्षण, इसमें कॉमन सेंस डालना है और जहां अंडरलाइन है एग्जाम में आता है उसको याद रख लो। वात कफ ज्वर का लक्षण क्या होगा ना, शिराग्रह आएगा। शिराग्रह वात का भी आएगा, शिराग्रह कफ से भी होता है। तो शिराग्रह आएगा, प्रतिशत कफ का है, काश का भी कफ का है और वात का भी है। स्वेदा प्रवर्तनम अप्रवर्तनम, स्वेद नहीं आएगा। ठीक है, पर्वणांग च रुक, ये दो जगह पे है, याद रख लो। रुक च पर्वणम कहाँ पे था, इधर है पर्वणांग च रुक, ये वात कफ ज्वर का लक्षण है। लेकिन मैं और एक चीज पढ़ाया था आपको पहले से, रुक च पर्वणम, वो कहाँ था ना, मज्जाभाव सुतोष्टि का लक्षण था। मज्जाभाव सुतोष्टि का लक्षण था रुक च पर्वणम। फिर क्या है ना, मध्य वैगश्च, संताप होगा मध्य वैगश्च, ये सारे वात कफ ज्वर का लक्षण होगा। इसके बाद होगा कफ पित्त ज्वर का लक्षण क्या होगा, कफ और पित्त ज्वर का लक्षण क्या होगा, एग्जाम में आता है मुहुर्दाह मोर्षित, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुहुर्दाह मोर्षित ये कफ पित्त ज्वर का, स्वेद स्तंभो मुहुर्मुह, स्वेद स्तंभो मुहुर्मुह। फिर इधर मोह काश और रुचि तृष्णा श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम, लिप्त तिक्तास्यता, लिप्त तिक्तास्यता एक इंपॉर्टेंट है, तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वराकृति इत्यादि द्वंद्वज। तो सारे द्वंद्वज रोग के लक्षण गए, इसमें कॉमन सेंस अब याद करो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सन्निपाती के ज्वर का डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच।